अरे चलो, हेडिंग लगाओ बाबू, अध्याय 4। आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण। अध्याय 4 मतलब नाम है इसका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि द्विघात समीकरण कहते किसे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इस जब समझ जाएंगे ना तो तुरंत हम ये पहचान करने में 4.1 को हल करने लगेंगे, और तब उसके बाद हम द्विघात समीकरण के हल पर चलेंगे। अभी आप परिचय समझिए, इसका परिचय क्या है। अगर इसका परिभाषा का बात करें बाबू, द्विघात समीकरण का परिभाषा का बात करें तो देखो, पहले हम तुमको बता रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में दूसरा चैप्टर में तुम पढ़े हो बहुपद, पढ़े हो। उसमें तुम पढ़ा होगा घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बाबू, पढ़ा था ना। रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आप पढ़े थे द्विघात बहुपद, पढ़े थे ना। तो द्विघात बहुपद में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना। एगो था त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। बोलिए, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। आपको हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताया था, तो बताया था सर, याद है आपको, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 आ जाएगा तो वह बन जाएगा द्विघात समीकरण। एकदम आसान चीज समझिए, यह द्विघात द्विघात है कि नहीं। यहां पे द्विघात, द्विघात ये हो गया द्विघात बहुपद, और जैसे ही इक्वल में 0 लगा तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। समझ में आ गया। तो हम डिफिनेशन लिखवाने वाले हैं, जो वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, जिस तरह से आप लिखे थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, वैसे ही द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप समझिए। वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां ए बी एक्स कोई चर है, एक्स कोई का है बाबू, चर है, जो चर आप बहुपद में भी समझ रहे थे, चर है, तथा ए बी सी कोई अचर है। इतना ही बात तो सीमित नहीं रहना है, अचर है, तथा ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, अचर में 0 भी आता है। तो ए बी सी की जगह 0 नहीं रह सकता, ए की जगह 0 नहीं रह सकता है, बी और सी की जगह 0 रहेगा, कोई हानि नहीं होगा। इसलिए नहीं हानि होगा क्योंकि यहां बी के 0 होने से, 0 हट जाने से द्विघात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक जगह गलती से भी 0 आ गया तो इस एक्स स्क्वायर को खा जाएगा, तब एक्स के पावर 1 बचेगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, न कि द्विघात बहुपद। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप, पैराग्राफ चेंज करके इसका व्यापक रूप एक्स इतना होता है, लिखवाई दिए, जहां एक्स कोई चर है तथा ए बी सी कोई अचर है तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। नोट किया जाए तो बोल रहे हैं, लिखिए लिखिए, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण हो गया, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, जिसका व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब क्या होता है बाबू, सामान्य रूप, सामान्य रूप से जिसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, 0 के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं।
उसका व्यापक रूप इतने के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां नीचे लिखना है, जहां x कोई चर है, जहां x कोई चर है तथा a b c कोई अचर है तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतने बातों को आप नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल में बात करेंगे जैसे में। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब जरा सुनो, जैसे में देखो तो, जैसे में अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, बड़ी आसान है। अगर कोई द्विघात बहुपद को बहुत अच्छे से समझा है, द्विघात बहुपद है, इसके बराबर में लगाओ 0, कहो द्विघात समीकरण है, खत्म कहानी। बोलो। तो आप तुमसे पूछें ए का मान जरा बताओ तो 2, बी का मान 5, बहुत बढ़िया, सी का मान, खत्म, द्विघात समीकरण है। बुझाया? मैंने द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 द्विघात समीकरण, बात खत्म, सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। आगे देखिए तो, अगर हम 5x² बराबर 0 लिख देते, बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, क्योंकि इसका घात कितना है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का 0 उसके बराबर में 0। सर अगर कोई संख्या आ जाएगा तो, संख्या आ जाएगा तब भी वह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। अभी हम बता रहे हैं, देखो पूछे इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान, वेरी गुड। आगे देखिए, 3x² बराबर अगर 5 है, कोई आपसे पूछे द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, तो बताइए ए का मान, बी का मान, सी का मान, -5, वेरी गुड। 3x² बराबर 5 का थोड़ा मेकअप करिए जनाब, 3x² माइनस का 5 बराबर में 0, बोलिए। तो हम देख रहे हैं इसके व्यापक रूप सामने ही लिखा हुआ है, x² का बगल में जो रहता है वो a रहता है, तो a का मान कितना है? 3। अब जब b का मान x⁻1 के बगल में रहता है, इसमें कहीं x⁻1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओकर पड़ोसी जो b रहा होगा, x⁻1 के बगल में b रहता है, वह b क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो यहां b का मान कितना हो गया? 0। c का मान तुमको डायरेक्ट दिख रहा है, अकेले रहता है, सी और कितना -5, खत्म। बुझाया? तो ए बी सी निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्लियर है? अगर एक और लिखते हैं, 9x² माइनस का 5x बराबर में 8, बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ए का मान बताओ 9, बी का मान बताओ, और सी का मान बताओ -8, बहुत बढ़िया। इधर लाइए, 0 करिए और ABC निकाल लीजिए। कभी भी बराबर में 0 करके ही ABC निकालना है, ये नहीं कि आप ऐसे आ गया कितना 2x² प्लस में 5x और प्लस में माइनस में 9 बराबर में 10, तो आप कह दिए ABC, ये 10 गया हवा में, ऐसा नहीं होगा। आप 10 को इधर लाइए, इधर लाएंगे तो 2x² माइनस में 5x माइनस में 9 माइनस 10 बराबर 16, 2x² माइनस में 5x माइनस में 19 बराबर में 0, ये रहा सर द्विघात समीकरण। और ए का मान 2, बी का मान -5, सी का मान -19, खत्म। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया? तो सर जैसे में आप लिखिए। अब हम चैप्टर में चलते हैं। 4.1 इसी बात पर आधारित है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसी पर आधारित है। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी क्या करिए? नोट करिए। जैसे में 1-2 गो है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए नोट कर लिए ना बाबू। अब बढ़ते हैं हम 4.1। क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 1 नंबर सवाल है। शकल तो बड़ा खतरनाक धारण किया है ना, लेकिन आप इसका मेकअप को खत्म करिए और इसको सिंपल द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो आप समझे हो, ax² + bx + c, उस रूप में इसको बदलिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर पर जाएगा, a² यानी x², b² 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 2ab, तो 2ab मतलब कितना होगा? 2x बराबर में 2 में x से कितना होगा? 2x माइनस 2 तिहाई कितना होगा? 6। अब बराबर के आर पर 2x और 2x खत्म हो जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, इधर लाएंगे तब वो कट ही जाएगा। तो यहाँ x²
प्लस में 1 और प्लस में 6 बराबर में 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x7 बराबर 0। क्या कहना है इसके बारे में? यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण है। क्यों है आपको पता है? अगर आपसे पूछे ए का मान बताइए, 1, बी का मान बताइए 0, सी का मान, कुछ लोग बी का मान 7 बता रहे हैं। बता देते हैं, मार देंगे मुंह पर तमेचा। इधर आ जाइए, इसका शकल देखिए, क्या यह द्विघात समीकरण है? आप कहोगे सर थोड़ा सा इसका मेकअप जो किया हुआ है उसको हटाया जाए। 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2×3 6, अब माइनस माइनस प्लस 2x। कोई दिक्कत है? 2x कटा दें। कैसे कटा दे जी? दोनों देखो चिन्ह विपरीत है, बराबर के इस पार उस पार है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर में 0। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 बराबर में 0। चूंकि यह द्विघात समीकरण है। कोनो दिक्कत है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ए बचवा, तुम लोग को आ रहा है? आ रहा है, तुम लोग को भी आ रहा है। इसको देखो, क्या यह द्विघात समीकरण है? अब इसके भी मेकअप को थोड़ा उतारो, इसके मेकअप को डाउन करते हैं और गुणा करते हैं। एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 से एक्स, 2 में एक्स से माइनस का 2x और 2 में x से तो माइनस का 2 बराबर x में x से एक्स स्क्वायर, x में 3 से 3x, 1 में x से माइनस x, 1 में 3 से माइनस 3। बोलो, एक्स स्क्वायर खत्म, बराबर के एक ही आर पार है। जब इसको एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? अब 1x 2x तो माइनस x हो जाएगा इसका मान और माइनस का 2। बाकी लाइए, 3x में से 1x जाएगा तो 2x और 2x बराबर के ही पट जाएगा तो माइनस का 2x। बोलो बच्चा, और यहां -3 इधर कितना होगा? +3 बराबर में 0। अब देखो, -x माइनस 2x माइनस का 3x है और -2 और +3 माने +1 बराबर में 0। क्या कहना? ये तो रैखिक बहुपद हो गया ना? कह दो, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस यही पहचान के सनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कई बार बोर्ड एग्जाम में, जो निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, हम टेस्ट में देंगे भैया का। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इन बहुरूपियों से बच के। अब आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बताने की जरूरत है। बताने की जरूरत है का? बनाए का? नहीं ना बनाए। आप गुणा करना और चेक करना भैया, इसको भी चेक करना, गुणा करना, इधर गुणा करना। अभी गुणा कर किए हैं क्या? तुम गुणा नहीं करेगी का? तो देखो ना इधर इसको इधर देख रही है, x - 2 का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ लेना और इधर उधर करना, अपना एक साइड लेके आना, जो कटेगा कटाना, और घात अगर 2 बच गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं बचा तो इसको देखो, पावर 3 है तो a + b का होल क्यों तोड़ने आएगा ना, और इसको इधर गुणा करोगे इसका माजरा समझ में आ जाएगा। और इसको भी देखो, इसको a - b का होल क्यों तोड़ोगे, इसका भी माजरा समझ में आएगा। ये क्या है? ये अभी देख के यहां से बनाए क्या, हम खत्म कर दे चैप्टर, तो वो जो क्वेश्चन होगा उसको आप क्या करेंगे? बनाएंगे। जो नहीं बनेगा उसको कल फिर आप पूछ लेंगे। यही आपका काम है, ठीक है? बाकी नोट करोगे का? अब सुनो क्या कह रहा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। माने हई एगो स्टेटमेंट दे दिया, इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के व्यापक रूप बदल के छोड़ दीजिए। बुझा रहा है? क्या बात है जी? इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, एक आयताकार भूखंड है। भूखंड माने क्या होता है जी? भूमि, भूमि का खंड, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस कथन के लिए आप द्विघात समीकरण बनाएंगे। बनाएं, शुरू करें। अब देखो इसमें क्या कहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है।
जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। किससे? अगर चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई हम आराम से निकाल लेंगे। चौड़ाई कह रहे लंबाई जो है चौड़ाई के दो गुना से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई गलती से 2 दे देते हैं तब 2 दूना 4 1 5 होगा तब लंबाई। क्या? तो अगर हमें मानना है तो क्या मानना है? किसको मानना है? चौड़ाई की लंबाई? चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई आराम से हम क्या कर पाएंगे? निकाल लेंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर डिपेंड है, आश्रित है। तो कहेंगे माना आयताकार माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल चौड़ाई। इतना बोतल नहीं बनते हैं जी। आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर कितना? x। इसलिए आयताकार भूखंड का लंबाई। तो बाबू इसका 2 गुना करोगे 2x, आप प्लस 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा। बोलो। इसलिए से आओ प्रश्न से। आपको सर प्रश्न के पहले भागना, एक एक भाग बनता है इसमें। तो उसमें 2 बार साफ साफ कथन कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व फलानावा की उम्र चिलानावा की उम्र के 3 गुना से इतना कम था, और आज के 5 वर्ष के बाद ही हो जाएगा, बोल रहा था ना। इसमें नहीं बोल रहा है, एक ही को बात बोल रहा है। तो प्रश्न से कहा, यहां पे क्या कहेंगे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ए बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, बोलो जी। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 इधर लिखेगा बच्चा, और लंबाई यहां है उसके पास 2x प्लस 1 लिखेगा, और चौड़ाई x लिखेगा। बोल बच्चा। यहां तुम 528 के 28 लिखेगा, इसमें गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर होगा, और यहां x होगा। उसके बाद तुम धीरे से इसको ऐसे घुमा लेगा। क्यों ना? नहीं घुमाएगा? घुमाएंगे। घुमाने से कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है, कोई नाराज नहीं होगा सर इसे यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में 528, और 528 चचा को धीरे से बुला लाओ इधर। 2x स्क्वायर कहिए, आइए इधर, मिठाई खिलाते हैं, बराबर में 0। यही हो गया सर द्विघात समीकरण, खत्म। सिर्फ और सिर्फ कहा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। द्विघात समीकरणों के रूप में हमने निरूपित कर दिया है। नोट करेंगे? कर लीजिए। नोट हो गया बाबू? तो आगे का क्वेश्चन आप ट्राई करना, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन 100% बना लेना जो हम बना रहे थे। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद। कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं ना। आज हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, और 4.2 को पढ़ने से पहले हम आपको पहले बता देना चाहते हैं जो हम का पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके थे द्विघात समीकरण क्या है, जान चुके थे ना बाबू। द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं जान चुके थे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बात समझ चुके थे। साथ ही साथ ये भी पता करना सीख गए थे कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, पता किए थे 4.1 में। उसके अलावा कुछ भाषा वाला क्वेश्चन था जिसका हम लोग क्या किए थे? द्विघात समीकरण बनाए थे। वो कहा था कि कुछ स्थितियां दी गई है, इन स्थितियों को पढ़िए और इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। हम लोगों ने व्यक्त किया था। अब समय आ गया है द्विघात समीकरण के हल को समझने का, ठीक ना। तो आप हेडिंग लगाइए द्विघात समीकरण के हल। तब चलेंगे हम 4.2 में। हेडिंग लगाते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल, ठीक है। द्विघात समीकरण के हल में लिखना है, बोल रहे हैं, लिखिए। द्विघात समीकरण के हल में लिखिए, बोले, लिखो।
द्विघात समीकरण में चर का वह मान, द्विघात समीकरण में चर का वह मान, द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, हो गया, जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। हो गया, उसे द्विघात समीकरण का कहते हैं बाबू, हल कहते हैं। तनी पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो लिखिए द्विघात समीकरण के हलों को मूल कहा जाता है, मूल, द्विघात समीकरण के हल को मूल कहा जाता है, द्विघात समीकरण के हलों को मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? मूल कहा जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के हलों का कहा जाता है, मूल कहा जाता है। समझिए, मान लो बाबू हाई एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, जरा मुझे बताओ तो, है ना? तो द्विघात समीकरण का हल का क्या मतलब है? जो हल का मान मतलब ही है कि इसमें से चर का मान ज्ञात करिए। चर कौन है? एक्स है। चर का वह मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। सर कुछ कुछ याद आ रहा है, द्विघात बहुपद में जैसे हल कर रहे थे वैसे ही हल करने का तरीका है। वहां जो एक्स का मान आ रहा था उसे हम बहुपद का शून्यक कहा करते थे, याद करो। आज उसी चर के मान को मूल कहा करेंगे। क्या कहेंगे? मूल। अगर इसको हल करने को तुमसे कहा जाए, ठीक ना, तो देखो एक्स स्क्वायर, आप जानते हो लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पर 6x स्क्वायर आएगा, 5 को तोड़ेंगे 2x प्लस में कितना 3x प्लस 6। तुमको पता है पहले बहुपद देता था तो पहले हम px मानते थे, फिर px का मान 0 करते थे, फिर लास्ट में घुमा देते थे। जब घुमाते थे तो वो क्या बन जाता था? द्विघात समीकरण। यहां डायरेक्ट वो चीज तुमको दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? याद आ रहा है? अगर यह द्विघात बहुपद में क्वेश्चन रहता, कहता कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें, तो आप कहते लेट px बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। बोलो, तब आप इसका मान px का 0 करते, तब लिखते x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर इसको घुमा लेते बाबू, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। फिर आप कहां आ गए? द्विघात समीकरण। अब कहीं ना कहीं अब जाके द्विघात समीकरण ही आपको दे दिया गया है, कर लीजिए और इसको हल करिए। हल करने का मतलब है कि x का मान ज्ञात करिए और वह मान ज्ञात कीजिए जिसको यहां पे रखा जाए तो LHS बराबर RHS हो जाए। मतलब 0 इधर है तो इधर भी पूरा मान 0 हो जाए, 0 बराबर 0 हो जाए, तो कहेंगे उस अवस्था में जो x का जो मान है वह इस द्विघात समीकरण का हल है। समझ में आया? आया समझ में? तो यहां कॉमन देखो, तुमको हल करके थोड़ा दिखाते हैं। x प्लस में कितना होगा? 2। 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा? 2 बराबर में 0। यहां हो जाएगा x प्लस 2 और यहां हो जाएगा x प्लस 3 बराबर में 0। यहां करेंगे जॉब x प्लस 2 बराबर में 0 तो x बराबर में होगा माइनस का 2। बोलना, और जॉब x प्लस 3 बराबर में 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3। तो जो मूल निकल के आ रहा है, जो हल x का मान निकल के आया है -2 और -3, इसको मूल कहा जाता है। हो गया, खत्म। अब इसको रखो, इस दोनों मानों को इसमें बारी बारी से देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आएगा। देखो जैसे मान लो -2 रखोगे तो जहां जहां x है तहां तहां -2 रखो। दिख रहा है? -2 का यहां स्क्वायर, देखो x की जगह -2 रख दिए और प्लस 5 गुणे -2 और प्लस 6 बराबर में 0। बोलो, 2 का वर्ग प्लस 4 हो जाएगा और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो -10 और प्लस 6 बराबर में 0। 6 व 4 10 -10 बराबर 0, यानी 0 बराबर में 0। बताना कोई दिक्कत है? उसी प्रकार जब -3 रखोगे तो यहां +9 हो जाएगा,
यहां -15 हो जाएगा और उधर +6 रहेगा, तो 9 6 15 माइनस में 15 बराबर में कितना आएगा 0। आप बताओ LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात खत्म। तो इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण का हल। और द्विघात समीकरण के जो हल निकल के आते हैं, यानी जो x का मान निकल के आते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल, द्विघात समीकरण का मूल। क्लियर है? समझ में आया? तो द्विघात समीकरण का हल समझ में आ गया। कोई किसी भी द्विघात समीकरण में आपको क्या निकालना है? चर का मान। और द्विघात समीकरण में होगा तो 2 गो मूल आएगा, पक्का है। जगह द्विघात बहुपद में 2 गो शून्य हो रहा था, वैसे ही द्विघात समीकरण में भी आपको 2 मूल देखने को मिलेगा। ठीक ना? हमेशा द्विघात समीकरण में 2 गो मूल देखने को मिलेगा। ठीक है? इस चैप्टर में जो भी बात होगा सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण का ही होगा। जो आप गुणनखंड विधि से सीखे थे, आज वही विधि सबसे ज्यादा काम कारगर सिद्ध होगा। और 2 और विधियां आप पढ़ोगे जो वहां पे नहीं पढ़े हो। कहां पे? बहुपद में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हमें लिखना है अगले पॉइंट पर जाके, लिखना है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। चाहे डायरेक्ट लिखो पॉइंट बना के, जो द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। लिखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। एक नंबर में हो जाएगा बच्चा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा हो जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरा हो जाएगा द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्र द्वारा। ये 3 गो विधि है सर। 3 विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का हम हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? एक नंबर लगाइए हेडिंग, गुणनखंड विधि। एक नंबर में लगाइए हेडिंग गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बोले, लिखना द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, जिसमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, जिसमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है, मूल ज्ञात किया जाता है। हो गया? उसे गुणनखंड विधि कहते हैं, उसे गुणनखंड विधि कहते हैं, उसे गुणनखंड विधि कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं बाबू? गुणनखंड विधि। है सुनिए, 3 गो विधि है ना। 4.2 में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि का। जब 4.3 शुरू करेंगे ना, तो वहां पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र को आपको समझाएंगे। ठीक है? अभी रिलैक्स होके आप समझिएगा गुणनखंड विधि, और 4.2 में हम प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है? क्या कहता है, थोड़ा हम एग्जांपल देखिए बना देना चाहते हैं। जैसे अभी आपको हमने समझाया भी था कि x² प्लस में 7x प्लस मान लीजिए 10 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है।
और इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, और वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और लास्ट में गुणा करिए तो हो जाएगा 10x² प्लस 10x²। बताओ, बीच वाला को तोड़ो, जो आप दूसरे चैप्टर में सीखे हो ना उसको यहां पे इंप्लीमेंट करो, उसका भरपूर फायदा यहां उठाओ। अब यहां हम तुमको नहीं सिखाएंगे, एगो प्लस प्लस लेकर फिर माइनस माइनस लेकर फिर माइनस प्लस लेकर, सारी बातों को वहां पे डिस्कस हमने किया है ना। तो उसका फायदा यहां पे उठाइए सर, यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पर 10, 5 और 2 होगा, बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर 7x आए और गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पाया उतना आना चाहिए। तो यहां लिखेंगे x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नहीं है ना। एक साथ है, कैसे लिखा जा रहा है? 5 को 2 को 7 को 5 दूना 10, x में x²। क्लियर है ना सबको? अब देखो यहां पे कॉमन लो x, तो x प्लस का हो जाएगा 2, और यहां कॉमन ले लो कितना? 5, तो x प्लस कितना? x प्लस कितना? 2 बराबर में 0। अब आप इसमें से ये एगो पद है, इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लो। इसमें से जब x प्लस 2 कॉमन लोगे तो तुमको देखने को मिलेगा x प्लस 5 बराबर में कितना? 0। अब यहां कहेंगे जब x प्लस 2 बराबर में 0 तो x बराबर होगा -2। बोलो बच्चा, ये बात वहां पर भी जो समझे थे समझिए। अगर सारा प्लस में है तो दोनों मूल किस में आएगा? माइनस में। हाँ, जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर होगा -5। लास्ट में कह देंगे, इसलिए मूल बराबर में -2 -5 आंसर। एक बात और सीखिएगा, मूल को सर वहां हम शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित करते थे, क्या यहां भी कर सकते हैं? हाँ। और वहां जो शून्यकों का योगफल हुआ करता था, यहां हो जाएगा मूलों का योगफल। वहां होता था शून्यकों का गुणनफल, यहां होगा मूलों का गुणनफल। आ रहे समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो ये भी चीज समझ के रखना है, क्वेश्चन आएगा हम बनाएंगे इस पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए तब आइए 4.2 में हम लोग एंट्री मारते हैं सर। देखिए क्या कह रहा है 4.2 का पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। कौन विधि से? सारा क्वेश्चन इसमें का 4.2 का पूरा गुणनखंड पे बनाइए। देखिए आपके सामने यहां है सॉल्व x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 16। समझे? फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 10x²। बीच वाले को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को घटा के, नो जोड़ के नहीं। क्यों जोड़ के नहीं पता है ना? क्योंकि प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर मान किसमें आया है? ऋणात्मक। तो घटा के लाना चाहिए कितना? 3x -3x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -10x²। कौन कौन होगा? 2 और 5। लिखने का तरीका होना चाहिए सही सही। देखो बाबू, x² 2x होगा और 5x होगा, -10 बराबर में 0 लाना है माइनस में है? तो घटा के लाना है तो एगो प्लस में एगो माइनस देना पड़ेगा, याद करो। तो यहां पे लिख देंगे प्लस, और यहां लिख देंगे माइनस। एगो माइनस एगो प्लस एगो माइनस हो गया, घटेगा 5 को x में से 2 को x जाएगा तो -3x, और गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस, 2 × 10, x में x²। कोई दिक्कत है? एक साथ इसमें कॉमन लेंगे हम x, तो x प्लस यहां बच्चा कितना होगा? 2। यहां का होगा माइनस का 5 कॉमन लेंगे, जो यहां चिन्ह रहता है चिन्ह कॉमन लेते हैं ना, तो -5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और माइनस वाला प्लस होगा, 5 दूना 10 बराबर में 0। बोलो, समझ में आ रहा है? अब फिर इसमें से कॉमन ले लो कितना? x प्लस 2, तो यहां हो जाएगा x माइनस में 5 बराबर में 0। अब क्या करना है? जब खेल देना है। जब x प्लस 2 बराबर में कितना? 0, तो x बराबर कितना होगा? -2। फिर यहां लिख देना है जब x प्लस x माइनस में 5 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना होगा? 5। उसके बाद आपको लिखना है मूल, इसलिए मूल बराबर में हो जाएगा -2, 5। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइए।
छापिए। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे, ट्राई करो, बताओ इसका हल। ए बाबू देखो, प्रथम और अंतिम में गुणा करोगे तो माइनस का 12x² होगा। सही बात बोल रहे हैं, बोलिए, अरे भाई बोलो ना। अब बीच वाला को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको घटाने पर प्लस x आए और दोनों को गुणा करने पर, जो प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर माइनस 12x² आया है उतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए कौन होगा, अगर बच्चा ज्यादा समझदार होगा तो कहेगा सर 3 और 4 होगा। 3 चौका 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, काम खत्म। इतना ही से उससे काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा अब नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए हम हिंट्स करना चाहते हैं कि जो प्रथम और लास्ट में गुणा करने में जो संख्या आ रहा है ना 12, 12 को तोड़ दो। 12 1 से कटेगा, 12 मर्त में। पता करो 12 किससे किससे कटेगा, तो 12 1 से कटेगा 12 मर्त में। क्या 12 में से 1 घटाने पर कब वो x आएगा? घटाने के बारे में हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर माइनस में आया है, इसलिए घटाने पर सोचना है। अगर प्लस में आया होता तो जोड़ने के बारे में सोचते। बोलिए, अब देखिए 2 से कटेगा 6 मर्त में, 6 दूना 12, लेकिन 6 में से 2 घटाने पर 1 नहीं आएगा। फिर चलेंगे 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यही होगा। तो लिखने का भी तरीका होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 2x² हो जाएगा, यहां 3x और 4x लिख दीजिए अगर आप दिक्कत है तो, आराम से ऐसे। लाना प्लस में है तो बड़का का पीछे प्लस और छोटका का पीछे माइनस, खत्म। जब घटा के लाना है तो एगो माइनस एगो प्लस देना ही पड़ेगा, तो बड़का का पीछे प्लस, क्योंकि प्लस में लाना है। देखो 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो प्लस 1 गो x होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में गुणा करोगे तो 3 चौका 12, x में x² होगा कि नहीं होगा? एक साथ एक साथ। इसमें से क्या कॉमन होगा बच्चा पार्टी? x कॉमन होगा, तो यहां होगा 2x माइनस में 3। 2 इसलिए कॉमन नहीं होगा क्योंकि 2 यहां कटेगा, यहां वाला 2 3 जो होगा 2 से नहीं कटेगा। इसमें से कॉमन लेंगे प्लस का 2, तो यहां हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 बराबर में कितना? 0। अब फिर इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और बचेगा सर x प्लस 2 बराबर में कितना? 0। इसके बाद करेंगे जॉब 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में हो जाएगा 3, x बराबर में होगा 3/2। क्लियर है? फिर कहेंगे जॉब x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 2। जब x का मान निकल गया, यानी क्या निकल गया बाबू? मूल निकल गया, तो इसलिए मूल बराबर में होगा माइनस का 2,3/2। ये आपका आंसर आया समझ में? नोट करना है? चलिए तब इस सवाल पे आप अटैक बोलिए। रुकिए हम ही बनाते हैं, छोड़िए, इसमें और थोड़ा सोचना है, बढ़िया बात सोचना है। देखिए प्रथम और अंतिम में गुणा करिए 10x, यहां देखो √2 में 5 √2 से गुणा करेंगे तो रूट के बाहर वाला में बाहर से 5 और √2 में √2 से खाली 2, माने कितना आएगा? 10x²। प्लस में कि माइनस में? प्लस। अब बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7, और गुणा करने पर 10x²। 2 और कितना? 5। वेरी गुड। √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 √2, खत्म कहानी, इज इक्वल टू 0। 2 को 5 को 7 को 2 5 10, x में x है x²। राइट? अब यहीं पे तुम्हारा काम है सर। अब तुम बताओ इसमें से क्या कॉमन तुमको दिख रहा है? क्या? x नहीं, तब तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें दिख रहा है यहां पे। जानते हो क्या कॉमन दिख रहा है? यहां कॉमन दिख रहा है कितना? √2 कॉमन दे रहा है, √2x कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है? √2x।
जब √2x कॉमन लेंगे तो पता है इसमें क्या होगा, √2 निकल गया, x के पावर 2 में से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, यहां बचेगा √2। समझ सको तो समझो, क्योंकि जो देखो √2x² प्लस में 2x को तुम लिख सकते हो √2 इंटू में √2x। बोलो बच्चा, √2 में √2 से गुणा करेंगे फिर कितना हो जाएगा 2, इसमें सब कॉमन लेता है √2x। तो अब थोड़ा सोचो तो यहां होगा x, एगो √2 निकल गया, एगो x निकल गया, बचा कितना √2, इसलिए इतना बचा है। कोई दिक्कत है? इसमें से सिंपली क्या कॉमन दिख रहा है बाबू 5, तो यहां होगा x प्लस में √2 इक्वल टू में सोना। समझे मेरा हीरा, समझे? हाँ इधर देखो, अब इसमें से कॉमन ले लो x प्लस √2, कॉमन लोगे तो यहां बचेगा √2 x प्लस 5 बराबर में कितना 0। अब करो, जब x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस √2। ओके, जब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो √2x इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, दिस इज रूट्स, मूल इज इक्वल टू क्या होगा -√2 -5 बटा √2, दिस इज माई आंसर। आया समझ में? छपा। देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप बना लेना और इसके बाद वाला को भी बना लेना, यहां से हम कल बात करेंगे। इसमें क्या करना है जनाब सुनिए, आप जब सॉल्व में इसको उठा के लेके आएंगे ना तो आप देखोगे जी एगो इसमें 1/8 है जो कि परेशान करने की स्थिति में दिख रहा है। भिन्न के जोड़ करिए तो यहां 8 दूना माइनस में 8x प्लस 1/8 बराबर सोना। बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो इधर थोड़ा देख लो, जो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वह बकलोल बच्चा इधर देख ले। बटा में 1 मानेगा, 1 8 का लघुत्तम 8, 1/8 तो 8 दूना 16x²। यू नहीं बुझा रहा है, यू नहीं बुझा रहा तो पढ़ाई छोड़ दे। हाँ 1/8 तो 8x प्लस 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 बराबर में 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? इस 8 को उधर भेजोगे ना, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहां से आप तोड़ लेना, फर्स्ट और लास्ट में गुणा करोगे 16x² -4 -8 और माइनस माइनस प्लस 4 होगा 16x²। टक 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 हो जाएगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़िए, इसको देखिए 100 में x² से हो जाएगा भैया 100x² प्लस में कि माइनस में, बीच वाला को तोड़ देना -10 -10 -20 और 10 दहिया 100, x में x है x²। ओके, कोई दिक्कत? मुस्कुराइए, लीजिए, आओ यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम लोग कल भाषा वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और कल कोशिश करेंगे चैप्टर 100 से समाप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तब द्विघाती सूत्र बता देंगे और तब किसका मूल वास्तविक है किसका मूल काल्पनिक है। अभी मत कहना सर फिजिक्स में वास्तविक काल्पनिक पढ़ाए थे, याद है कि नहीं तुम लोगों को? कोई बताएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और बोलो, पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पर हो गया। याद रखिएगा, जब ये पढ़ाएंगे तो ये बता ही देते हैं। चलिए आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट था, तो 4.2 का 2 नंबर का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। 2 नंबर का है, अगर आप किताब में देखोगे तो वहां लिखा होगा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए, और उदाहरण 1 आपके पीछे पेज में लिखा है
और क्वेश्चन वहां पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, आप पीछे जाके देख सकते हो ना, उदाहरण 1 और पीछे जाओ, ठीक है जी। वहां बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में कुछ आया? जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं, ठीक ना, और दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है। हम नहीं जान रहे हैं कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि दोनों को मिलाकर 45 कंचा है। राइट? आगे दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं। जब खो देते हैं माने गुम कर देते हैं, तो जो संख्या बच रहा है ना, उसका गुणनफल 124 आ रहा है। तो बताइए जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो आप मान लीजिए बाबू, माना जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा, x, तथा जीवंती के पास, किसके पास बाबू, जीवंती के पास कंचों की संख्या बताओ कितना होगा। नहीं भाई, कैसे माने हुए जी, 45 माइनस, जब दोनों को मिलाकर 45 को है तो एक के पास अगर x है तो दूसरा 45 माइनस x। नहीं समझ में आता? एक बार और समझ लीजिए, अगर दोनों को मिलाकर 45 है, अगर ए के पास 20 कंचा होता तो दूसरे के पास कितना होगा, दूसरे के पास 25। कैसे निकाले? तो 45 में से 20 घटाएंगे, जो बचेगा वो दूसरा के पास का होगा। क्लियर है? तो सर जॉन के पास और जीवंती के पास। अब प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहता है कि दोनों बचवा 5-5 को कंचा खो देता है, तो 5 को अगर जॉन खोएगा तो उसके पास x था, अब 5 को कम हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। बोलो, संख्या तो है नहीं कि घटा के हम संख्या लिखें, x माने हैं तो x में से 5 जाएगा तो x माइनस 5 ही लिखाएगा। x माइनस 5 ये बता रहा है कि जॉन जो है वो बहुत बदमाश है और 5 कंचा भुलवा दिया है। ठीक है, जीवंतियों उतने बदमाश है, ठीक ना, ये कोनो भोल ना है। 45 माइनस x में से 5 कंचा यो खो देती है। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट नामक जब यहां हटाओगे तो 45 माइनस x माइनस 5, 45 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 40 माइनस में x। तो जीवंती के पास कितना बचा बाबू, 40 माइनस x। समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों 5-5 कंचे खो दिए। अब जो दोनों खोने के बाद दोनों के पास जो कंचे बचे हैं, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वह होगा 100 कितना बाबू, 24। तो दोनों गुणा करके 124 के बराबर कर देंगे। यहां से बन जाएगा द्विघात समीकरण। फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से और x का जो मान आएगा तो x का मान 2 आएगा। देखिए क्या क्या आता है, आगे बताते हैं। अब गुणा करिए, 40 में x से कितना होगा, 40x माइनस x में x से x स्क्वायर, 40 में 5 से 40 बचे 200 और माइनस माइनस प्लस 5 में x से 5x बराबर में x से कितना होगा, 24। ठीक है जी, यहां लिखो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का नहीं प्लस का 40x प्लस का 5x माइनस में 200 और इधर लाओगे तो माइनस 1 से कितना होगा, 24 बराबर सोना। बोल बच्चा, कौन दिक्कत है? अब यहां लिखोगे माइनस का x स्क्वायर, 40 को 5 कितना हो जाएगा, 45x है, और माइनस 200 और माइनस 1 से 24 माइनस 3 से कितना होगा, 24 बराबर में 0। अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे थोड़ा सा मेकअप करोगे, सुंदर दिखने लगेगा। ए देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 45x हो जाएगा माइनस में और 324 हो जाएगा प्लस में। बताओ होगा कि नहीं होगा? बराबर में कितना, 0। अब जब माइनस को उठा के इधर फेंक दोगे तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 बराबर में 0। अब हमारे पास एक समस्या है कि सर इसको क्या करना है, तो लास्ट और फर्स्ट में गुणा करना है। 324 आएगा
बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर -45x आ जाए और गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पाया उतना आ जाना चाहिए। बताएगा कोई कौन कौन वो दो नंबर होगा? ठीक है, आओ देखो पता करना है। तो 3 से 24 लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पाएगा कि नहीं आएगा? अब यहां वो वाला टेक्निक लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। कौन वाला? देखिए ई कितना कितना से कटेगा, ढेर से कटेगा। उसे बढ़िया इसका फैक्टर तो अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 एकम 2, 1 आएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 से हो जाएगा 27 तिरिका 81, और फिर होगा 3 से कितना 9, और फिर 3 से कितना होगा 3। बोलो अब इसमें तुम पार्टी बनाओ। पार्टी बनाना बुझता है? माने है 1 2 3 4 5 6 जने हैं, इसको दो में माने दो भागों में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो यहां कर देंगे 3 तरीका 9 3 27, और 3 दूना 6 दूना 12, 12 को 27 को कितना हो जाएगा? नहीं होगा। 12 27 जोड़ने 45 का वो आएगा? नहीं आएगा। तो यहां देखो 2 दूना 4 3 12, और 3 तरीका 9 3 27, 27 12, फिर वही बात मिल रहा है ना? इसी में सोचना है, इसी में तुमको खोजना है। सोचो 3 तरीका 9 दूना 18, और 3 तरीका कितना होगा 36 और 9। ठीक है, 3 तरीका 9, 9 चौका 36 इसका बनाएंगे, और 3 तरीका 9, 36 को 9 कितना होगा 45 को, और 36 में 9 से गुणा करोगे तो 3 से 24 एकदम आएगा, क्योंकि 124 के गुणनखंड में ही हमने कितना कितना खोजा है 36 और 9 खोजा है। तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 36x और प्लस में कितना होगा 324 बराबर में कितना 0। एक साथ इसमें क्या कॉमन होगा x कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 9, यहां माइनस का 36 कॉमन लेना पड़ेगा। 36 माइनस 36 कॉमन लोगे तो यहां प्लस x होगा, और यहां प्लस वाला माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, और 36 9 हो जाएगा 324 बराबर में 0। अब यहां x माइनस में कितना होगा 9, यहां होगा x माइनस में कितना 36 बराबर में कितना 0। अब यहां कहेंगे जब x माइनस में 9 बराबर में 0, x बराबर में 9। अब यहां होगा जब x माइनस में 36 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना होगा 36। दोनों मान पॉजिटिव है, दोनों मान सही है। अगर जॉन के पास तुम 9 को कंचा मानता है तो जीवंती के पास 45 में से 9 माने 36 को कंचा होगा। 36 को 9 कितना हो जाएगा 45 को। अगर तुम जॉन के पास 36 को कंचा मानता है, यहाँ पे 36, तो यहां हो जाएगा 45 में से 36 बराबर कितना 9। समझ में आ रहा है? तो आप लास्ट में यही बात लिखोगे, अतः जॉन के पास ना कंचों की संख्या ना बाबू, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर में कितना माने हैं जी हम लोग x का मान क्या माने होंगे 9 या 45 का मान देकर लिख दीजिए 9 या 45। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या निकालोगे तो बताओ कितना होगा। जब 9 मानोगे जॉन के पास तो जीवंती के पास आएगा 45, और जब 45 मानोगे जॉन के पास तो 9 आएगा जीवंती के पास। इस तरह से हो गया निकल के सामने आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नोट कर। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पे क्या रहेगा, चलो गया ना, यहां पे रहेगा 36 है ना, यहाँ पे 9 एगो 36, अगर इसके पास 36 हो गए तो इसके पास कितना होगा 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग, ठीक ना, गांव देहात में बैठा जाता है, छोटे छोटे खिलौना, चाहे छोटा छोटा अचार जो लोग बनाते हैं ना, समझो उस उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु कुटीर उद्योग आप एसएसटी में पढ़े भी होंगे ना। तो वैसे ही है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, आई डोंट नो कितना बनाता है, मैंने कुछ बनाता है, और प्रत्येक खिलौने के मूल्य 45 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है।
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कुछ समझ में तो लोग आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो चलो ध्यान से मेरा बात सुनते चलो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। मान लेते हैं सर, माना ना कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए खिलौनों की संख्या, माना उस दिन बनाए गए ना, यहां बोला है ना, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। तो माना उस दिन, जिस दिन की सब बातें हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन क्या किए गए बाबू? निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर में एक्स। एक्स को खिलौना बना है भैया, एगो दुगो ना, एक्स को। अब एक्स का जगह 20 30 कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है तो हम एक्स मानेंगे ही मानेंगे। अब देखिए एक खिलौना का मूल्य कितना है, तथा क्योंकि खिलौना का संख्या पता रहे, मान लो खिलौना है, हम खरीदना है 10 गो, आइए वो का दाम है 5 रुपया, तो खर्चा कितना लगेगा? 50 रुपया। तो जब तक खिलौना का संख्या और खिलौना का मूल्य नहीं पता होगा, तब तक कुल निर्माण लागत हम कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सारा बात क्वेश्चन में कहा है कि माना उस दिन हम मान लिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक्स है, तथा एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य पता है कितना निर्धारित किया गया है? बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक खिलौने का मूल्य होगा 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने, मतलब एक्स को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा उस दिन एक खिलौने का मूल्य। बुझाया? एकदम आराम से देखो ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए, तो उस दिन निर्माण कितना किया गया है? एक्स। तो 55 में से अगर 20 को खिलौना बना होगा ना, मान लो अगर 20 को बना होगा, तो 55 में से 20 घटाते कितना आता? 35। तो सर 35 रुपया ये खिलौना का दाम होता। अगर सर उस दिन अगर 40 को खिलौना बना होगा तो 55 में से 40 घटाएंगे तो 15 रुपए खिलौना का दाम रहेगा। आ रहा है समझ में? बोलो। तो यहां पे एक खिलौने का मूल्य इतना हो गया। अब कहेंगे, इसलिए प्रश्न से आ जाइए, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत, चाहे खाली लिखिए सीधे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत मतलब कुल निर्माण लागत बनाने में कितना खर्चा आया। तो देखिए सर यहां पे कैसे, और खिलौनों की संख्या पता हो, खिलौना का मूल्य पता है, दोनों में गुणा करिए, कुल निर्माण लागत निकल जाएगा। बोलो। तो खिलौना का संख्या कितना है? एक्स। आप मूल्य कितना है? 55 माइनस में एक्स, दोनों में गुणा करोगे तो कुल निर्माण लागत हो जाएगा। और देखो ना कुल निर्माण लागत कितना दिया है? 750। तो हयो कुल निर्माण लागत यहां लिख दीजिए 750। हयो कुल निर्माण लागत है, हयो कुल निर्माण लागत है। बोलो। एगो डायरेक्ट दे दिया है, एगो हम इनडायरेक्ट निकाल लिए हैं। डायरेक्ट इसने बोल दिया है कुल निर्माण लागत 750 रुपया है किसी दिन, और उसी दिन का घटना है कि उस दिन हम एक्स खिलौना बनाए हैं और प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 माइनस एक्स है। तो खिलौनों की संख्या और उसके मूल्य में गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत होगा, और कुल निर्माण लागत दिया है 750, तो इसको हम 750 के बराबर कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां होगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चा। अब तुम इसको घुमा लेगा, यानी कि 55x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 750 बताने का। अब यहां एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x और माइनस में 750 बराबर में सोना। समझे कि नहीं समझे? समझे। इधर देखिए सर, माइनस कितना गंदा दिख रहा है ना, माइनस पहले आकर क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये अच्छा दिखने लगेगा। इधर आ जाइए सर, क्या कॉमन लेंगे हम? माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा? 55x और प्लस में 750 बराबर में कितना? 0। उठाकर फेंक दीजिए होने।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर में 0। अब इसको हमें तोड़ना है गुणनखंड, इसका करना है कहा गुणनखंड। वे दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर -55 आए और गुणा करने पर 750 आए। तो 35 और 20 को ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 35 और 20। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x ना बाबू, माइनस का 20x और माइनस से कितना हो जाएगा 35x, ठीक ना। आप प्लस में 750 बराबर में 0। देखो तो 35 को अब 20 को माइनस 55 को होगा है? अब 35 में 20 से गुणा करोगे तो 35 दूना, गलती हो रहा है, कितना होगा 30-25 होगा। ठीक कह रहे हो, 35-25 नहीं होगा तो 35-20 65 हो जा रहा है ना। बट 20x और माइनस में कितना 25x, अब सही होगा 20x माइनस में 25x, राइट। तो 45 से हो जाएगा ना। 30 25 30, ठीक कह रहे हो, 25 30 सही होगा। तो यहां होगा 25x माइनस में कितना होगा 30x। 25 30 55 और गुणा करोगे तो 25 3 75, एगो 0 बढ़ जाएगा 750। क्लियर है? एक साथ क्या कॉमन लोगे x, तो x माइनस कितना हो जाएगा 25, यहां माइनस 30 कॉमन लोगे तो x माइनस में 25 बराबर में कितना होगा 0। एक बार लिखेंगे x माइनस में 25 और एक बार लिखेंगे x माइनस में 30 बराबर में कितना होगा 0। अब करेंगे जब x माइनस 25 बराबर में 0 तो सर x का मान कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है किसी को? जब x माइनस 30 बराबर में होगा 0 तो x का मान कितना हो जाएगा 30। एगो 30 एगो 25। आ रहा है समझ में? तो मुझे बताओ दोनों प्लस में है, तो अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आप मानते हो कितना 25 रुपया, सॉरी निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अगर 25 मानोगे तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य हो जाएगा 55 में से 25 जाएगा मतलब 30 रुपया। क्लियर है? अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मानोगे 30 तो हो जाएगा प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना 25। काम खत्म। तुमसे पूछा क्या है? खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे हम। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30। पैसा नहीं पूछा है तो कह देंगे जो अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 25 और कमा कितना 30। 25 मानिए या 30 मानिए। कंप्लीट। नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है? इस सवाल को बनाने के लिए क्या करोगे? कहोगे माना ए बाबू पहली संख्या बराबर में कितना x, तथा दूसरी संख्या तेरा मुझे बता दो। बोलो दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो एक x है तो दूसरा होगा 27 माइनस x। बोलो। और प्रश्न से दोनों का गुणनफल 100 कितना है 82 है, तो x गुणे 27 माइनस x बराबर में 100 कितना होगा 82। सही है? यहां होगा 27x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182 माइनस x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 बराबर में 0। माइनस कॉमन खींचेंगे x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस में 182 बराबर में कितना होगा 0। माइनस को उठाकर उधर फेंको, x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस में 182 और बराबर में कितना होगा बाबू 0। राइट? अब इसका फैक्टर तोड़ोगे तुम लोग, फैक्टर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा 13 और 14, 13 और 14, 13 और x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस में 182 बराबर में 0। सर हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? आप लोग निकालोगे लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे 182 एक्स स्क्वायर आएगा और 182 को तुम फैक्टर तोड़ो। कैसे? तो यहां देख लो, 182 को तोड़ोगे 2 से कितना होगा 9 और 2 एकम 2, यहां होगा कितना 7 से 13
अब इस 3 को 2 को में कन्वर्ट करो तो 7 दूना 14 और 13, 14 को 13 को 17 को, और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182। ऐसे ही निकालेंगे हम। एक साथ क्या कॉमन होगा यहाँ पे, x माइनस कितना हो जाएगा 13, यहाँ माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस में कितना 13 बराबर में कितना होगा 0। x माइनस 13 के बदले एगो लिख देंगे, x माइनस 13 यहाँ होगा x माइनस कितना 14 बराबर में कितना 0। अब जब x बराबर x माइनस में 13 बराबर 0 करोगे तो x का मान तुमको क्या मिलेगा 13, और जब यहाँ बाबू x माइनस 14 बराबर में 0 करोगे तो x का मान कितना मिलेगा 14। तो अगर तुम पहली संख्या 13 मानते हो तो दूसरी संख्या 14 आएगा, और दूसरी संख्या और पहली संख्या 14 मानोगे तो दूसरी संख्या 13 आएगा, क्योंकि यहाँ रखेंगे 13 तो 27 में से 13 जाएगा तो 14। बोलो, अगर रखोगे यहाँ पे 14 27 में से 14 जाएगा कितना होगा 13। इस तरह से इसका आंसर आ गया, लास्ट में लिख देना है। अतः पहली संख्या x बराबर 13 या 14 कामा दे देकर, ठीक ना, तो दूसरी संख्या 14 या 13 हो जाएगा। चलिए नोट करिए, आज के लिए इतनी रहने दीजिए। चलिए शांत हो जाइए। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़ लिए थे ना। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए खटाक दे। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया एक के बाद एक। तो आप कहेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है बाबू। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, एगो x होगा एगो x प्लस 1 होगा। बताओ तो, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एगो x है एगो x प्लस 1 है। अब आओ प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि उन जिनके वर्गों का योग 365 है। तो एगो x है इसका वर्ग, एगो x प्लस 1 है इसका वर्ग, वर्गों का योग जो है वह 300 कितना है बाबू 65 है। हाला नहीं करना है, ध्यान दीजिए। वर्गों का योग, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब एक और उसके बाद वाला एक, मतलब x और x प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। और उसके वर्गों का योग 300 पे, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2ab तो 2ab मतलब आएगा 2x और बराबर में 365। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? एगो एक्स एक्स स्क्वायर एगो एक्स दो एक्स स्क्वायर होगा, आप प्लस में यहाँ 2x लिख दें, बोलो, और प्लस में 1 और माइनस का 300 कितना 65 बराबर में सोना। बोलो ना, 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 364 बराबर में सोना। तुम इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में हो जाए कितना, बोलो 162 होगा, 182 बराबर में कितना होगा, 2 को उठाकर फेंक दीजिए उधर, ठीक ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में 182 बराबर में 0। अब मुझे बताइए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होना चाहिए। 13 और 14 होगा, 13 और 14, 13 में 14 से गुणा करेंगे ना, देखो ना यहाँ पे 13 चौका 52 के 2 हरसिन 5 और 13 कम 13 गो और 5 गो 18 गो, लो 182 आया कि नहीं आया। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x प्लस 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर में 0। बताना 14 गो x में से 13 गो x जाएगा तो 1 गो x होगा और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 182, एक साथ यहां पे होगा x कॉमन तो यहां होगा x प्लस 14। बोलो बचवा, इधर माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x माइनस में कितना होगा 14 बराबर में 0। क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अच्छा माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस रहेगा। अब यहां कर देंगे x प्लस 14
और यहां लिखेंगे x माइनस में 13 बराबर में कितना 0। अब एक बार करेंगे जब x प्लस 14 बराबर में 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, जब x माइनस में 13 बराबर में 0 तो x बराबर में 13। आप बुझो ये बताओ, यह जो धनात्मक पूर्णांक का बात यहाँ किया जा रहा है तो है तो ऋणात्मक पूर्णांक ना है, तो क्या हो जाएगा बाबू, अमान्य हो जाएगा। इसको सीधे अमान्य कर दीजिए क्योंकि ऋणात्मक है। यहाँ बात किसका हो रहा है, धनात्मक का। यहाँ इसको हटा देंगे, 13 हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ कहेंगे, इसलिए लास्ट में कहना पड़ेगा, इसलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक क्या बाबू पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एगो होगा 13 और एगो होगा 14, क्योंकि यहाँ 13 और यहाँ रखेंगे 13, एक कितना 14। ये आपका सर सुंदर सा आंसर हो गया। आया समझ में, नोट करिए। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बहुत सुंदर सवाल है जी। बोलता है एक समकोण त्रिभुज, क्या बोलता है, समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से कितना है, 7 कम है। तो उसी के जैसा समकोण त्रिभुज बनाइयो रहे हैं हम। ठीक है, हाई आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, हाई ऊंचाई है, हाई आधार है ना जी। बोल रहा है समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर है तो जरा मुझे बता दीजिए कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं मतलब इसको फाइन रूप से, परफेक्ट रूप से बताइए कितना होगा। समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर आधार पता चल जाए तो आधार में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो हमको मानना किसको चाहिए, पहले ही बताओ, आधार को कि ऊंचाई को, आधार को। इसलिए क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर आधार 13 होगा तो ही 6 होगा, अगर ये 12 होगा तो 7 कम कितना होगा, 5 होगा। समझ में आया। तो ऊंचाई डिपेंड कर रहा है आधार पर। तो हम कहेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना, x, तो ऊंचाई बराबर में x माइनस 7। कोनो दिक्कत परेशानी हो तो धीरे से बताइए ना, आगे बढ़े। तो हम लिखते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर में कितना, x, तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर में क्या होगा, x माइनस 7 है। और समकोण त्रिभुज का कोण, तो कोण तो परफेक्ट दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। हाइयो सेंटीमीटर मान सकते हैं, सेंटीमीटर मान सकते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय से, बोलो। तो पाइथागोरस का प्रमेय माना कोण का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर। अन्य दो भुजा x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। बताइए, यहां x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 7 माइनस का 2ab, तो 7 दूना 14x, बोलो। और प्लस में कितना, x स्क्वायर, सही है। अब देखो एक से कितना बाबू, 69 बराबर एगो x स्क्वायर को x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब माइनस में कितना बाबू, 14x, बोलो। अब प्लस में 49, प्लस में घुमा देंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में 49, 169 उधर जाएगा, बुला लेंगे, माइनस 169 इजकल टू सोना, बोला, बोलो। यहां 2x स्क्वायर माइनस में 14x, 169 में से 49 जाएगा तो कितना होगा, 120, 100 माइनस 100 बराबर में सोना। समझे। फिर 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, x स्क्वायर माइनस में 7x
माइनस में 60 इज इक्वल टू सोना। बोलो, दो को उठा कर फेंक दो उधर। एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। ओके, अब कौन है वो दो नंबर जिस 12 और 5, 12 5 60, 12 में से 5 जाएगा 7। वाह, वेरी गुड। लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बताओ बाबू 5x और 12x लाना किस में है? माइनस में। तो बड़का का पीछे माइनस, छोटे का पीछे प्लस, और माइनस का 60 बराबर में 0 बताना। कोई दिक्कत हो तो यहां पे सर 12 में से 5 जाएगा -7 और गुणा करेंगे तो +12 में माइनस, +5 में -12 से 12 25 60 माइनस में। बोलो, एक साथ क्या कॉमन होगा? x। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5। यहां माइनस का 12 कॉमन होगा तो 12 का 12 x होगा, माइनस वाला प्लस होगा, 12 25 60 बराबर में सोना। बोलो, यहां होगा x प्लस 5 और यहां होगा x माइनस में 12 बराबर में कितना? 0। यहां करेंगे जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 5, -5 तुरंत अमान्य कर दीजिए, इसलिए क्योंकि कभी भी समकोण त्रिभुज का कोई समकोण त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं आता है, इसलिए अमान्य कर दिए। तो यहां कर देंगे जब x माइनस में 12 बराबर में 0 तो x बराबर में कितना होगा? 12। ये मान्य होगा। अब बोला है ना अन्य दो भुजाएं, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार कितना मान है बाबू? x का मान कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। और यहां फिर कहेंगे समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर में x माइनस में 7 है, यानी कि 12 माइनस में 7 बराबर में 5। एगो ई आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एगो ई आंसर हो जाएगा, एगो ई आंसर हो जाएगा। खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे? छापिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। जैसे हम जॉन और जीवंती के बाद से एक सवाल बनाए थे ना कुटीर उद्योग वाला, उसी के जैसा ये भी है। देखिए क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वहां पे क्या कर रहा था? खिलौना बना रहा था। आज बर्तन बना रहा है। लग रहा है हाँ, रोज रोज दूसरा काम बदल रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नौग का निर्माण लागत, अब नौग क्या है जी? बर्तने है, बर्तने है। प्रत्येक नौग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत मूल्य क्या करिए? तो मान लो उस दिन x को बर्तन बना, x को बर्तन बना, चाहे निर्मित बर्तनों की संख्या यहां कह देंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। देखो बचवा कितना होगा? x, तथा प्रत्येक नग का लागत मूल्य, माने प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, प्रत्येक तथा प्रत्येक नग का लागत मूल्य। जानते हो मूल्य किस पे डिपेंड कर रहा है? उस दिन निर्मित हुए बर्तनों की संख्या पर। देखो क्या बोला है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, अगर बर्तन बना है x तो प्रत्येक नग का मूल्य हो जाएगा इसका 2 गुना से 3 अधिक, मतलब 3। इतना रुपया का भैया मेरे क्या होगा? प्रत्येक नग का मूल्य होगा। समझ में आया समझ में? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बार पढ़ देते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का लागत मूल्य उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो मान लीजिए अगर किसी दिन बर्तन 5 को बना होगा तो मुझे बताओ ये प्रत्येक नग का मूल्य कितना रहा होगा? 13 रुपया। बहुत बढ़िया। 5 का 2 गुना करिए, 2 गुना 3 अधिक, 5 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13। अगर 7 को बर्तन बना होता तो 17। अगर 18 को बर्तन बना होगा तो
39। अगर 50 को बर्तन बना होता तो 103। वहीं यहाँ x को बर्तन बना होता तो बोलो बोलो 2x+3। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? किसी के मन में कोई सिकवा गिला नहीं ना है? नहीं है तो आगे बढ़िए। प्रश्न से उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर, बाबू बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का मूल्य कर दीजिए, कुल निर्माण लागत आ जाएगा। बताइए ना धीरे से, आप मुझे बताइए कुल निर्माण लागत कितना रुपया बा? तो ये 90 बराबर में 2x² प्लस में 3x। बताइए अब हम इसको क्या कर रहे हैं? अब घुमा रहे हैं गान। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं के बेर। 2x² प्लस 3x माइनस में 90 इक्वल टू में सोना। समझे? अब तुम क्या करेगा? अब तुम करेगा फर्स्ट और लास्ट में गुणा, आएगा 180x² माइनस 180²। बीच वाले को दो पार्टों में तोड़ेगा, जिसको घटाने पर 3x आना चाहिए और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। कोई जेहन में है तुम्हारे? बता दो, है कोई नंबर? बोलो ना। है कितना? 15 बारह 180 होता है गुणा करने पर। 15 बारह से 15 जहां का 1.5 से 15 30। हाँ जी एकदम आ गया, 15 12 होगा। बहुत बढ़िया। कौन बताया? हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? तब तुम फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पे 180 आया है ना, 180 का लेफ्ट फैक्टर तोड़ाई शुरू। 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। अब पार्टी बनाएंगे इसमें। एक को बनाइए 5 3 15, 2 दूना 4 3 12। 12 में से 15 जाएगा -3 या +3 जाएगा, लिखेंगे आ जाएगा। बोलो तो लिख रहे हैं यहां पे प्लस माइनस का 12x, अब प्लस का 15x, अब माइनस में कितना 90 बराबर में सोना। समझे? देखो ना, माइनस प्लस माइनस 15 में से 12 जाएगा +3। बोलो अब गुणा करोगे फर्स्ट और लास्ट में तो सॉरी 12 और 15 में तो माइनस प्लस माइनस, 12 में 15 से 180। अब तुम इसको एक साथ, इसको एक साथ, यहां कॉमन लोगे कितना? 2x कॉमन लोगे तो x माइनस में 6 आएगा। बोलो ना बच्चा। और यहाँ पे 15 कॉमन लोगे तो x माइनस में 15 6 90 बराबर में सोना। यहाँ होगा x माइनस में 6 और यहाँ होगा 2x प्लस में कितना बाबू 15 बराबर में 0। एक बार करेंगे जॉब x माइनस 6 बराबर में सोना तो x बराबर में 6, ठीक ना। और यहाँ करेंगे जॉब 2x प्लस 15 बराबर में 0 तो x बराबर में माइनस का 15/2। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि बर्तन माइनस में नहीं बनता है। बनता है? कभी देखा है? ये कि -5 को बर्तन बनल बा, -2 को थाली खरीद लाइएगा। सुने हो? तो ये अमान्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें भी एक और गड़बड़ है। एक तो गड़बड़ माइनस में आ ही रहा है और दूसरा गड़बड़ है कि 7.5 को। अब कोई कहेगा 7.5 को बर्तन बना है, ऐसे थोड़ी होता है। एगो गिलास और एगो आधा गिलास। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दो कारणों से क्या हो रहा है? अमान्य हो रहा है। तो अब क्या होगा? 6 सही मान्य होगा ना। जब 6 मान्य होगा तो लिख दीजिए जे कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तथा प्रत्येक नग का लागत मूल्य बराबर में 3x प्लस 3 लिख के यहाँ 6 पुट कर 6 दूना 12 3 15 रुपया। खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुस्कुराइए, चैप्टर समाप्त हो चुका है। चलिए तब आज के लिए धन्यवाद।